हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम न्यू एनसीईआरटी से क्लास 6 की जो हिंदी की बुक है न्यू एनसीईआरटी की मल्हार पाठ्य पुस्तिका, उसमें से 3rd नंबर की जो कविता है पहली बूंद, इस कविता के आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे यानी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उसके बारे में आज स्टडी करेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं पहली बूंद के प्रश्न उत्तर। मेरी समझ से क नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, सटीक यानी करेक्ट आंसर कौन सा है। उसके सामने तारा बनाइए, यानी जो ऑप्शन करेक्ट है उसके सामने आपको स्टार बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रयुक्त है यानी यूज हुआ है, कौन से शब्द के लिए यूज हुआ है नवजीवन की ले अंगड़ाई। तो उसमें ऑप्शन है बादल, बूंद, अंकुर, पावस। तो सही ऑप्शन होगा बच्चों अंकुर। 3rd नंबर का जो ऑप्शन है अंकुर, ये सही ऑप्शन है। उसके आगे हम यहाँ पे स्टार बना देंगे। ओके, आपको सबसे पहले बच्चों एक ध्यान में रखना, अगर आपको इस कविता का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है, इस कविता के बारे में अगर अच्छे से आपको समझना है तो आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको हर एक शब्द का मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाए। उसके ऊपर आपको फिर क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत आसानी से आ जाएंगे। ओके, चलिए 2nd नंबर का क्वेश्चन है, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतलियों से ये जलधर में, काली पुतली कौन है। तो 4 ऑप्शन है, बारिश की बूंदे, नगाड़ा, वृद्ध धरती या बादल। तो काली पुतली किसे कहा गया है, बादलों को कहा गया है, यानी क्लाउड्स। काली पुतली किसे कहा गया है, क्लाउड्स को कहा गया है। नेक्स्ट है ख नंबर है, प्रश्न नंबर ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने यह उत्तर क्यों चुने। यानी लास्ट पेज पे हमने जो ऑप्शन चुने हैं, अब आपके फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस कीजिए कि वही ऑप्शन आपने क्यों चुने। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था कि कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो बच्चों, जब बारिश होती है और बारिश में जब पानी धरती पर गिरता है और धरती में जो बीजें होती है, उस बीज में से जो सीड्स होते हैं उसमें से अंकुर फूटने लगते हैं, यानी वो स्प्राउट बनते हैं, स्प्राउट होने लगते हैं और उसमें से छोटे छोटे प्लांट्स तैयार होते हैं। ओके, तो ऐसा लगता है मानो, उसको बोलते हैं अंकुर। तो ऐसा लगता है मानो वहां से नवीन जीवन, नया जीवन की शुरुआत हुई है। तो इसलिए नवजीवन की शुरुआत कहाँ से हुई है, उसके लिए आपको शब्द पूछा था, तो वह था अंकुर। अंकुर यानी स्प्राउट। तो बीज जब अंकुरित होते हैं तो थोड़े से हरे भरे पौधे जमीन में से बाहर निकलते हैं, उसको ही कहते हैं कि नया जीवन शुरू हुआ है, नया जीवन ने अंगड़ाइयाँ ली है। तो देखिए यहाँ पर बारिश के बाद जमीन में से अंकुर फूटे हैं, नए पौधे तैयार होते हैं और सृष्टि प्रफुल्लित हो जाती है। सेकंड जो हमने ऑप्शन चुना था कि नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतलियों से यह जलधर में, काली पुतली किसे कहा गया है। तो कवि ने आसमान को नीले नयन कहा है। आपको यह पता है कि कवि ने आसमान को यानी ब्लू स्काई जो है उसको क्या कहा है, नीले नयन, ब्लू आईज कहा है। और बारिश के वक्त यानी रेन के वक्त, रेन के टाइम जब काले बादल आसमान में छा जाते हैं तो कवि को वह नीले नयनों में काली पुतलियों के समान दिखते हैं। तो जब क्लाउड्स आ जाते हैं बारिश के लिए, तब कवि को वह बादल जो है वह काली पुतलियों के जैसे लगते हैं, यानी ब्लैक पीपल के जैसे वह बादल यानी क्लाउड लगते हैं, जिसमें से बारिश होती है, जिसमें से बारिश रूपी आसमान के आंसू बहते हैं, ऐसा लगता है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल है, काली पुतली किसे कहा गया है, बादलों को कहा है। चलिए आगे देखते हैं, मिलकर करे मिलान, कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित है, दाहिनी और रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए हैं, इनका मिलान कीजिए। तो यहाँ पर कविता की पंक्तियां दी है इस साइड में,
कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है और उसके भावार्थ यानी उसके मीनिंग आपको दूसरे साइड में दिखाई देंगे। ओके, तो उसका आपको मिलान करना है, उसकी जोड़ियां लगानी है। तो फर्स्ट देखिए, आसमान में उड़ता सागर, उड़ता सागर के नीचे अंडरलाइन किया है, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। तो किसकी, आपने अगर कविता का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा है तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि आसमान में उड़ता सागर, कौन उड़ रहा है आसमान में, जो जिसने गोल्डन कलर की बिजलियां चमक रही है, बिजलियों सॉरी गोल्डन कलर के जो पंख है बिजलियों के वह लगाए हैं, तो वह है बादल। ओके, नेक्स्ट है, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। बजा नगाड़े यानी बारिश के टाइम जब बादल गरजते हैं तो उसके ऐसा लग रहा है कि कवि को लगता है कि वह नगाड़े बजा रहा है और धरती की तरुणाई को जगा रहा है। तो यह जो है बादल गरजना यानी मेघ गर्जना। थर्ड नंबर है, नीले नयनों सा यह अंबर। नीले नयन किसे कहा गया है, कवि ने काली पुतलियों से यह जलधर। तो अंडरलाइन नीले नयनों के नीचे है, तो नीले नयन कविता में कवि ने आकाश को कहा है कि आकाश कैसे लग रहा है, ब्लू आइज के जैसे लग रहा है। नेक्स्ट है, वसुंधरा की रोमावली सी। रोमावली यानी घास, घास की लाइंस। तो हरी दूब पुल की मुस्काई। रोमावली सी यानी वसुंधरा के ऊपर, वसुंधरा यानी पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर यानी धरती के ऊपर हरी घास के पूरे रोज लगे हुए हैं। रोमावली यानी लाइंस रोज में लगे हुए हैं, ऐसे लगता है बारिश के बाद इतने हरी भरी दिखती है। तो रोमावली सी यानी हरी दूब, हरी दूब यानी हरी घास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है। मीन्स सम लाइन सिलेक्टेड फ्रॉम द पोएम। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। मीन्स रीड दैट लाइन्स क्लियरफुली एंड थिंक अबाउट देम। आपको इनका अर्थ क्या समझ में आया, इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए। यानी इन लाइन्स से जो आपने पढ़ा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट लाइन्स, शेयर योर थॉट्स इन योर क्लास विथ योर ग्रुप्स एंड, और क्या है, अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए एंड राइट इट इन योर नोटबुक। तो कुछ कविता की लाइन्स है वो देखिए, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तो बच्चों उत्तर देखिए, इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि आसमान में, कवि कह रहे हैं कि आसमान में बादल रूपी सागर उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल बादलों को सागर की उपमा दी गई है। सागर यानी ओशन, तो पॉसिबल है ओशन कभी स्काई में उड़ सकता है? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन बादलों को सागर के जैसे कहा है क्योंकि सागर में भी पानी होता है और बादलों में भी पानी भरा हुआ है। तो कवि कहते हैं कि यहाँ पर आसमान में बादल रूपी यहाँ पे सागर उड़ रहे हैं, जिसने बिजलियों के स्वर्णिम, स्वर्णिम का मीनिंग होता है बच्चों, स्वर्णिम यानी सोने के, गोल्डन पंख लगाए हैं यानी फेदर लगाए हैं। उस क्लाउड्स ने, जो सागर रूपी क्लाउड्स है, उसने एक गोल्डन पंख यानी गोल्डन फेदर्स लगाकर वह उड़ रहा है। तो गोल्डन फेदर किसे कहा है यहाँ पे? बिजलियों को। जो लाइटनिंग होती है, ऐसे शाइन लाइटनिंग आपने देखा है जब बारिश का मौसम होता है, कैसे बिजलियां चमकती है। बिजलियों को यहाँ पर पंख कहा गया है, गोल्डन यानी सोने के पंख कहा है। जो सोने के पंख बिजलियों के बादल को लगे हुए हैं और वह आसमान में उड़ रहे हैं। तो आसमान में सागर रूपी बादल सोने के पंख, बिजलियों के सोने के पंख लगाकर उड़ रहे हैं, ऐसा कवि का मानना है।
आगे देखिए, बादलों की गर्जना को सुनकर, यानी जो क्लाउड का आवाज, जो थंडर होता है, उसको सुनकर ऐसा आभास होता है जैसे वह नगाड़े बजा बजा कर धरती की यौवनता को जगा रहे हो। यानी इतने जोर जोर से बादल बज रहे हैं मानो वह धरती को जगा रहे हो, धरती में शक्ति प्रोत्साहन धरती को दे रहे हो, धरती में चेतना दिए रहे हो, ऐसा होता है इसका मीनिंग। चलिए आगे का देखते हैं। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतलियों से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। तो बच्चों इस लाइन का यही पे समझ लेना मीनिंग, नीले नयनों सा यह अंबर। तो कवि को यहाँ पे अंबर, अंबर यानी आकाश, स्काई, किसके जैसे लग रहा है? नीले नयनों के जैसे, यानी ब्लू आइज के जैसे लग रहा है। तो स्काई लुक्स लाइक ब्लू आइज टू द पोएट। काली पुतलियों से ये जलधर, जलधर का मीनिंग होता है क्लाउड्स, यानी बादल, जो कैसे दिख रहे हैं कवि को? काली पुतली से दिख रहे हैं। काली पुतली यानी आंखों में हमारे, जो इंग्लिश में उसे कहते हैं प्यूपिल। तो प्यूपिल्स के जैसे कवि को यह ब्लैक क्लाउड्स लग रहे हैं। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, तो बादलों को, यानी क्लाउड्स जो है, बादल जो है, वह धरती की कंडीशन देख रहे हैं कि समर सीजन के बाद में, गर्मी के मौसम के बाद में धरती पूरी सूख चुकी है, बहुत दिनों से उसको पानी नहीं मिला है, इसलिए वहां पर हरियाली पूरी खत्म हो चुकी है। तो बहुत बेजान रूखी सूखी धरती की कंडीशन देखकर बादल बहुत दुखी हो रहे हैं और अश्रु बहा रहे हैं। तो अश्रु कैसे बहाते हैं बादल? तो बारिश के रूप में। तो जो बारिश हो रही है मानो वह उनके आंखों से निकलने वाले टीयर्स है, आंसू है, जो धरती की चिर प्यास बुझा रहे हैं। यानी धरती को जो बहुत दिनों से वह प्यासी है, उस प्यास को वह बादलों के आंसू यानी बारिश धरती की प्यास को बुझा रहे हैं। यानी दिस क्लाउड्स आर वेरी सैड आफ्टर सीइंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द ड्राई अर्थ एंड दे आर shedding tears in the form of rain and are quenching the very old thirst of the earth। ऐसा इसका मीनिंग होता है। यहाँ पे उत्तर में फिर से देखिए, यहाँ पर कवि को आकाश नीले आंखों की तरह दिखता है और काले बादल उन आंखों की काली पुतलियों के जैसे लगती है जिसमें पानी भरा हुआ है। यह बादल धरती के दुखों को समझकर मानो बारिश रूपी आंसू बहा रहे हैं और बारिश से धरती की बहुत पुरानी प्यास को मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। इस पोयम को एक बार फिर से रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढना है, अपने नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? हर्ष यानी हैप्पीनेस, खुशी। तो हाउ द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन मेक्स द अर्थ हैप्पी। तो उत्तर है यहाँ पर, गर्मी के मौसम के बाद धरती एकदम सूख चुकी थी, यानी आफ्टर द समर सीजन द अर्थ हैड बिकम कंप्लीटली ड्राई। और बारिश की पहली बूंद मानो अमृत के जैसे धरती पर आकर गिरती है। तो बारिश की जो फर्स्ट रेन ड्रॉप है, एंड द फर्स्ट रेन ड्रॉप ऑफ द रेन फॉल्स ऑन द अर्थ लाइक अ नेक्टर, एक अमृत का काम करती है। मीन्स मरे हुए को अमृत का एक ड्रॉप, एक बूंद भी पिला दिया तो मरा हुआ भी जिंदा हो सकता है। उसी तरह बारिश का जो पहली बूंद है वह अमृत का काम करती है, नेक्टर का काम करती है और सूखी पड़ी धरती को नवीन या नया जीवन मिल जाता है। तो ड्राई अर्थ को न्यू लाइफ मिल जाता है। धरती में से नए अंकुर फूटते हैं, तो अर्थ में से न्यू शूट्स बाहर निकलते हैं जो
जमीन के अंदर जो बीज यानी सीड्स होते हैं उसमें वह स्प्राउट होके उसमें से शूट्स निकलते हैं। चारों ओर हरियाली छा जाती है, यानी सब तरफ ग्रीनरी स्प्रेड हो जाती है। इस तरह से बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष प्रकट होता है। इस तरह से इन दिस वे अर्थ अपना हैप्पीनेस एक्सप्रेस करती है। नेक्स्ट है, कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है? तो बादल यानी आकाश यानी स्काई और बादल यानी क्लाउड्स, इसको किसके साथ कंपेयर किया गया है? उत्तर है, कविता में आकाश को नीले आंखों के समान बताया गया है। किसके जैसे बताया गया है आकाश? नीले आसमान के तरह। इन दिस पोएम द आकाश को the sky has described as similar to blue eyes, और बादलों को आंखों की पुतलियों के समान बताया गया है, और क्लाउड्स को डिस्क्राइब किया है सिमिलर टू द ब्लैक प्यूपिल्स ऑफ द आईज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कविता की रचना। उसमें देखिए, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव है। तो बच्चों, इस कविता की जो लाइन्स है उसमें अगर सिंपल मीनिंग देखें, उस लाइन्स का अगर देखा जाए तो समुद्र का यानी ओशन जो है उसका स्काई में फ्लाई करना असंभव है, इम्पॉसिबल है। सागर का, समुद्र का आकाश में उड़ना ये पॉसिबल ही नहीं है। If you look a general meaning of the lines of this poem, the sea flying in the sky, शब्द कविता की लाइन क्या है कि आसमान में उड़ता सागर, यानी the sea flying in the sky लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, with golden wings of lightning। तो इसका ये तो इम्पॉसिबल है कि सी फ्लाई कर रहा है कहाँ पे? स्काई में। लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं, बट व्हेन वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस लाइन्स, तो अर्थ इस प्रकार निकलता है, तो इस प्रकार मीनिंग निकलता है, समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। तो समुद्र का जल यानी जो पानी है ओशन का, समुद्र का, उसका जल मानो बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर, यानी गोल्डन विंग्स लगाकर, किसके? लाइटनिंग के गोल्डन विंग्स लगाकर आकाश में उड़ रहा है, ऐसा मीनिंग होता है। तो ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसे वर्ड्स का यूज पोएम में करना, उससे क्या होता है? पोएम की ब्यूटी बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है पोएम की ब्यूटी उसकी शब्द रचना से, और उसे आनंददायक भी बनाते हैं, यानी कविता को वह एंजॉयबल बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचाने और उन पर चर्चा करें। तो ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस को, ऐसे लाइंस को आइडेंटिफाई करो और उसके ऊपर डिस्कस करो, चर्चा करो। तो उत्तर में कविता में कई पंक्तियां हैं जो कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं और प्रभावशाली बनाते हैं कविता को। उदाहरण देखिए, धरती के सूखे अधरों पर, यानी धरती के जो ड्राई लिप्स है, ऑन द ड्राई लिप्स ऑफ द अर्थ गिरी बूंद अमृत सी आकर। तो मानो द रेन ड्रॉप जो है फेल लाइक नेक्टर। धरती के सूखे अधरों पर, ओठों पर, ड्राई ओठों पर, लिप्स पर बारिश की बूंदें अमृत की समान आके गिरी है। यहाँ धरती के सूखेपन की तुलना प्यासे होठों से की गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? धरती के जो प्यासे ओठ है उसकी तुलना धरती के सूखेपन से की गई है, और वर्षा ऋतु की बूंदे को नेक्टर के समान बताया गया है। ओके, नेक्स्ट है, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, यानी द क्लाउड्स आर अवेकिंग द यूथ ऑफ द अर्थ बाय प्लेइंग द ड्रम्स।
तो ये क्या पॉसिबल है क्या? इसका अर्थ ऐसा होता है क्या कि बादल ड्रम्स बजा रहे हैं? नहीं, ये कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऐसे शब्द उपयोग में आते हैं। तो उसका सही मीनिंग निकलता है कि गरजते बादल की आवाज को नगाड़े की ध्वनि से जोड़ा गया है। मीन्स जो बादल गरजते हैं उसकी आवाज मानो नगाड़ों जैसे आती है, जिससे कारण ऐसा लगता है कि वह धरती को उठा रहे हो, जगा रहे हो, जो वर्षा के कारण धरती में नई ऊर्जा और यौवन की शुरुआत कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, शब्द एक अर्थानेक। अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरन है। अंकुरन यानी पौधे का स्प्राउट है। फूटना यानी बर्स्ट होना। ओके, तो सीड में से जब उसको पानी मिलता है सीड को, तो उसमें वह अंकुरित होता है, उसमें वो बर्स्ट होके उसमें से छोटा सा स्प्राउट निकलता है और उससे आगे पौधे बनते हैं। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया गया है। तो फूट जो है मीन्स डिवाइड करना, फूट यानी डिवाइड। तो फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थ यानी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग उसके निकलते हैं। जैसे फूट डालना यानी डिवाइड करना, घड़ा फूटना यानी पॉट ब्रेकिंग, टूट जाना, फूट जाना घड़ा आदि, ऐसे अलग अलग मीनिंग्स उसके निकलते हैं। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहां इनके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो, यानी डिफरेंस मीनिंग उसके निकलते हो। ऐसे आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। यानी जो ब्रिटिश थे, हमारे इंडिया में राज करते थे ब्रिटिश, उनकी यह पॉलिसी थी। नीति यानी क्या? पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। ओके, उत्तर देखिए। अभी हमने कुछ यहाँ पे 3 अलग अलग सेंटेंस यानी वाक्य बनाए फूट शब्द का प्रयोग करके। तो फूट शब्द का प्रयोग फर्स्ट है, माँ को देखने के बाद बेटी के आंखों से खुशी के आंसू फूट पड़े। सेकंड है, खिलाड़ियों के आपसी फूट के कारण हॉकी टीम हार गई। थर्ड है, बारिश के बाद धरती से बीज अंकुरित होकर फूट पड़े। इस तरह से एक शब्द के अलग अलग मीनिंग, अलग अलग अर्थ निकलते हैं, उसके हमने वाक्य बना दिए। नेक्स्ट देखते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतलियों से ये जलधर। कविता के इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर 2 शब्दों से बना है। जलधर जो है वो कितने शब्दों से बना है? जल और धर, ये 2 शब्दों से बना है। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है शाब्दिक अर्थ? जल को धारण करने वाला, उसे कहते हैं जलधर। तो वो कौन होता है? बादल और समुंदर। बादल में भी जल होता है और समुंदर में भी जल होता है। बादल में भी तो आपने देखा जल होता है, पानी होता है बादलों में, तभी तो बारिश होती है। और समुंदर यानी ओशन में भी जल होता है। तो दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर है। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकते हैं कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। यानी सेंटेंस जो है, सेंटेंस के अनुसार उसमें हमें समझ में आएगा कि वह समुद्र के लिए बोला है या बादल के लिए बोला है। तो शब्दकोश यानी डिक्शनरी या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने हुए शब्द और उनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। तो जैसे जलधर है, वैसे लास्ट में जिन शब्दों को धर आया है और उससे क्या शब्द बनता है, ऐसे शब्द जो मीनिंगफुल शब्द है उसको आपको इंटरनेट से या आपकी शब्दकोश से, डिक्शनरी से ढूंढ के लिखना है। उत्तर में देखिए, धनुर्धर यानी धनुष धारण करने वाला। बो एंड आरो जो धारण करता है वो कौन था? अर्जुन, उसको कहते हैं धनुर्धर, धनुष को धारण करने वाला। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला, चक्र
सुदर्शन चक्र किसने धारण किया है? श्री कृष्ण ने, यानी विष्णु ने। तो चक्रधर किसे कहते हैं? विष्णु को कहते हैं। शूलधर यानी शूल यानी त्रिशूल, त्रिशूल धारण करने वाला कौन? भगवान शंकर। गंगाधर, गंगा नदी को धारण करने वाला भगवान शंकर। आपको पता है भगवान शंकर के ऐसे माथे पे जो उन्होंने जटा यानी उनके बालों को जो बांधा हुआ है उसमें से गंगा नदी का उगम हुआ है ऐसे बताते हैं, तो इसलिए उनको कहते हैं गंगाधर। गिरिधर यानी पर्वत को धारण करने वाला। भूधर भूमि को धारण करने वाला। धराधर पृथ्वी को धारण करने वाला। शस्त्रधर शस्त्र को धारण करने वाला। शब्द पहेली। दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजो। तो यहाँ पे शब्द जाल है, तो नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसके आपको उत्तर यहाँ पे ढूंढने हैं। फर्स्ट देखिए क, एक प्रकार का वाद्य यंत्र। तो एक प्रकार का वाद्य यंत्र वह है, देखो न, मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ, आप भी लिखना यहाँ पे, नगाड़ा। तो यहाँ पे आप लिख लेना बच्चों, नगाड़ा। ओके, नेक्स्ट है ख, आंखों के लिए एक अन्य शब्द। तो आंखों के लिए अन्य शब्द, दूसरा कोई शब्द बोलो आंखों के लिए, तो वह होगा नयन। आंख यानी आईज, उसके लिए दूसरा समानार्थक शब्द है नयन। तो नयन को आपको यहाँ पे लिखना है। थर्ड जो है जल को धारण करने वाला। तो जल को धारण करने वाला को कहते हैं जलधर। देखिए यहाँ पे जलधर, यहाँ पे लिखने ला आप जलधर। नेक्स्ट है एक प्रकार की घास। तो उसे कविता में शब्द आया है दूब, ग्रास। ओके, उसको यहाँ पे लिख लेना। नेक्स्ट है आंसू का समानार्थी शब्द। आंसू यानी अश्रु, आंसू यानी टेयर्स, उसका समानार्थी शब्द है अश्रु। तो अश्रु को यहाँ पे लिख लेना बच्चों। नेक्स्ट है आसमान का समानार्थक शब्द। तो आसमान का समानार्थक शब्द है अंबर। चलिए, इसके साथ में हमने यहाँ पे शब्द पहेली कंप्लीट कर दी बच्चों। पाठ से आगे आपकी बात। तो इसमें देखिए फर्स्ट, बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए। तो उत्तर होगा, देखिए बारिश का हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। ये तो सच बात है कि हर एक को अलग अलग तरह से बारिश पसंद होगी। कुछ लोगों को तो बारिश पसंद भी नहीं हो सकती, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत कीचड़ वचड़ होता है, इसलिए उनको कुछ लोगों को नहीं पसंद आती है। लेकिन मेरे बारे में पूछो तो मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है। मुझे पहली बारिश में आने वाली मिट्टी की खुशबू पसंद है। जो फर्स्ट टाइम बारिश होती है और जब मिट्टी में से जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है वह मुझे बहुत पसंद है। छत पर बारिश के बूंदों की टप टप आवाज, पेड़ पौधों के पत्ते पर जमा होने वाला बारिश का पानी, उसके बूंदे मुझे पसंद है। छाता लेकर बारिश में पानी खेलने का कुछ और ही मजा है, इसलिए मुझे बारिश बहुत पसंद है। आगे देखिए, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों बताइए। उत्तर, मेरी सबसे प्रिय ऋतु बसंत ऋतु है, क्योंकि इस मौसम में पेड़ पौधों को नई पत्तियां आती है। यानी जो पुराने पत्ते होते हैं वो सारे निकल जाते हैं और नए नए टाइनी टाइनी उसमें लीव्स आने शुरू होते हैं, तो मुझे वो देखना बहुत पसंद है। आसमान साफ रहता है, ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। बहुत प्यारा सा मौसम होता है। इसी मौसम में हम पूरे परिवार के साथ बाहर घूमने जाते हैं, यानी हिल स्टेशन पे जाते हैं, कहीं हमारे सिटी से बाहर जाते हैं, दूसरे स्टेशन पे जाते हैं जहाँ पे हम 2-4 दिन रुक जाते हैं और अच्छा से एंजॉयमेंट करते हैं। ओके, तो इसी के साथ बच्चों इस चैप्टर के हमने यहाँ पे प्रश्न उत्तर जो है
वह कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस कविता का एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, तो आप उसको जाकर भी देख सकते हो। चलिए बच्चों, थैंक यू, स्टडी करते रहना। थैंक यू, चलो बाय।